हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ राठौड़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सौरभ राठौड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर पार्ट 5। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े थे कि किसी कॉम्बिनेशन सर्किट बोलो या किसी सर्किट में जो सीरीज़ का सर्किट है, एक से ज़्यादा रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, तो उस सीरीज़ कॉम्बिनेशन सर्किट में टोटल करंट कितना होगा, है ना, टोटल वोल्टेज कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो उसे इक्विवेलेंट वोल्टेज और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी हम बोलते हैं, इसको टोटल भी बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं। फिर पैरेलल सर्किट के बारे में भी हमने यही पढ़ा था और इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ की वैल्यू निकाली थी कि करंट कितना रहेगा, वोल्टेज कितना रहेगा और रेजिस्टेंस कितना रहेगा। ठीक है, अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स। ठीक है, सीरीज सर्किट कब बनाना चाहिए, पैरेलल सर्किट कब बनाना चाहिए, उनके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो सीरीज सर्किट में एज यू कैन सी रजिस्टर सीरीज में लगे होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो R1, R2 एंड R3 तीन रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, सीरीज सर्किट में मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि I जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और पैरेलल सर्किट में वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहता है V। तो I कांस्टेंट रहता है का मतलब क्या है, जितने भी रजिस्टर्स या जितने भी अप्लायंसेस हमने सीरीज सर्किट में लगाए हैं उन सबको सेम करंट मिलता है, यानी I थ्रू आउट द सर्किट कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो मान लो कि हमें कहीं मान लो कि ड्राइंग रूम में हमने 4-5 छोटे छोटे बल्ब्स लगवाए हैं ऊपर। ठीक है, LCD LED लगवाए हैं, वॉटेवर, सब को हम चाहते हैं एक साथ ऑन हो और एक साथ बंद हो जाए। ठीक है, क्योंकि सब में सेम करंट की वैल्यू है। ठीक है, सेम वॉट के हैं, सेम पावर के हैं, तो एक ही स्विच से अगर हम सीरीज में उसका कनेक्शन दे देंगे तो एक ही बार स्विच ऑन करेंगे तो सारे एक साथ ऑन हो जाएंगे, स्विच बंद करने पे सारे एक साथ बंद हो जाएंगे। तो अगर इस तरह की सर्किट की कहीं पे भी रिक्वायरमेंट है तो हम सीरीज सर्किट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट अभी पहले स्टार्ट करते हैं हम सीरीज सर्किट के एडवांटेजेस में। एक एडवांटेज तो ये है कि सीरीज सर्किट जल्दी से हीटअप नहीं होते, गर्म नहीं होते। ठीक है, तो जल्दी से गर्म नहीं होते, तो अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई ऐसा अप्लायंस है सर्किट के पास में रखा हुआ है तो उसमें आग लगने के चांसेस कम हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स के चांसेस कम हो जाते हैं। तो एक एडवांटेज तो ये है, सीरीज सर्किट डज नॉट गेट हीटेड इजीली, है ना। और दूसरा एडवांटेज ये है कि सीरीज सर्किट में नंबर ऑफ रेजिस्टर्स बढ़ा के हम आई को कंट्रोल कर सकते हैं। ज़्यादा रेजिस्टर्स लगाएंगे तो आई कम हो जाएगा, है ना, कम रेजिस्टर्स लगाएंगे तो आई बढ़ जाएगा। ठीक है, बट थ्रू आउट द सर्किट कांस्टेंट रहेगा, सो सम वॉट थोड़ा बहुत आई को हम कंट्रोल कर सकते हैं। एडवांटेज के नाम पे सिर्फ यही है सीरीज सर्किट में, बाकी के सारे डिसएडवांटेज हैं। अभी डिसएडवांटेज में क्या है आप देखो, है ना, मान लो कि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल है, सो द करंट विल बी फ्लो लाइक दिस। अभी यहाँ से ही आई आ रहा है ना। मान लो कि यहाँ पे इसने क्रॉस किया बट R2 अप्लायंस जो है वो खराब है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो जाएगा, आगे के सारे अप्लायंस बंद हो जाएंगे, दे विल स्टॉप वर्किंग, है ना। सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट। इफ one appliance stop working then the circuit further to that will stop working, आगे के सारे अप्लायंस भी काम करना बंद कर देंगे। तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सीरीज सर्किट का, है ना। बट पैरेलल सर्किट का यही एडवांटेज है, पैरेलल सर्किट में ऐसा नहीं होता। देखो क्या होगा, हम डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस एक साथ ही पढ़ रहे हैं कंपैरेटिवली, है ना।
यहाँ से ये करंट आया, मान लो कि पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ है, नेगेटिव यहाँ है, तो अभी ये करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, I1 इधर जाएगा, I2 इधर जाएगा, I3 इधर जाएगा, है ना। और मान लो कि ये R1 अप्लायंस ने काम करना बंद कर दिया, तो कोई बात नहीं, R2 और R3 वर्क करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अलग करंट की सप्लाई जा रही है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है पैरेलल सर्किट का। एक अगर अप्लायंस काम करना बंद कर देगा तो भी सर्किट चालू रहेगा, दूसरे अप्लायंस चालू रहेंगे, ठीक है। तो वो सीरीज के लिए वो एक डिसएडवांटेज है, तो पैरेलल के लिए वही एक एडवांटेज है, ठीक है। अभी देखो सीरीज में, क्योंकि आई जो है कांस्टेंट रहता है, यानी सारे अप्लायंसेस हम वो ही वाले यूज कर सकते हैं जिनमें सेम करंट की रिक्वायरमेंट है। मान लो कि मैं सर्किट में चाहता हूं कि सारे 50 वॉट के मैं बल्ब्स लगाऊं, तो मैं सीरीज में लगा सकता हूं, सबकी सेम रिक्वायरमेंट है। बट मैं चाहता हूं कि एक बल्ब लगा दूं, एक रेफ्रिजरेटर लगा दूं और एक एसी लगा दूं, है ना, इन सीरीज। सो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आई कांस्टेंट है और इन सारे अप्लायंसेस जिनके एग्जांपल मैंने दिए सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो सीरीज सर्किट में अलग अलग तरह के अप्लायंसेस हम नहीं लगा सकते, ठीक है। बट पैरेलल में हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह के अप्लायंसेस लगाते हैं, क्योंकि जिसको जितना सप्लाई चाहिए करंट का उतना मिल जाता है। I1 I2 I3 करंट यहां पे डिवाइड हो रहा है पैरेलल में, ठीक है। सो पैरेलल सर्किट में we can connect different types of appliances with different types of power requirement, no problem with that. But practically it is impossible to connect different types of appliances in series circuit. series में नहीं लगा सकते, पैरेलल में अलग अलग तरह के appliances हम एक साथ लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो सीरीज का एक और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज, क्योंकि सीरीज सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस इज द टोटल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का बढ़ जाता है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, जितने भी रेजिस्टर्स हैं। तो अब क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का बढ़ रहा है, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा, कम फ्लो होगा, देयर विल बी वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट पैरेलल में ऐसा नहीं है, पैरेलल में द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल डिक्रीज। व्हाई इट विल डिक्रीज, बिकॉज द फॉर्मूला इज दिस, यहां पे रेसिप्रोकल्स का सम होता है, सो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है सर्किट का डिक्रीज हो जाता है, विच इज अ गुड थिंग, द करंट विल फ्लो स्मूथली, है ना, लेस वेस्टेज ऑफ एनर्जी। तो ये सीरीज के लिए डिसएडवांटेज है, दैट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस, while in parallel circuit the total resistance of the circuit decreases, which is a advantage, ठीक है। अच्छा, अभी पैरेलल का क्या डिसएडवांटेज है, पैरेलल का एज सच कोई डिसएडवांटेज है नहीं सर्किट का, ठीक है। पैरेलल सर्किट का एक डिसएडवांटेज आप लिख सकते हो कि पैरेलल सर्किट में कनेक्शन के लिए थोड़े वायर्स ज़्यादा चाहिए, है ना, यही एक इसका डिसएडवांटेज है। टू कनेक्ट पैरेलल सर्किट विल रिक्वायर लॉट ऑफ वायर्स, दिस इज द, यू कैन से द ओनली डिसएडवांटेज, है ना। और V की वैल्यू चेंज नहीं कर पाते हम, V कांस्टेंट रहता है, तो इसको भी समाव लिख सकते हो आप डिसएडवांटेज, बाकी मेन पॉइंट्स ये ही हैं, ठीक है। सो this is the advantages and the disadvantages of series and parallel circuit. अभी नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पावर। Simply you can say power or you can say electric power. It is represented by P. पावर को डिफाइन कैसे करते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, किस रेट से वर्क किया जा रहा है उसे हम बोलते हैं पावर, है ना। और अगर इसको आपको अलग लैंग्वेज में लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो
द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, है ना, किस रेट से एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है, ये भी आप डेफिनेशन दे सकते हो पावर की। द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, है ना। तो आई थिंक दिस इज द बेटर वन, इसी को रखो डेफिनेशन, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जब हमें रेट निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, टाइम से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो हम यहाँ किसकी रेट निकाल रहे हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क डन को टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, और पावर को P से रिप्रेजेंट करते हैं, सो P इज इक्वल्स टू W बाय T। ये एक फॉर्मूला मिल गया हमें पावर का, ठीक है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो वर्क डन अपॉन टाइम कर दिया हमने। अभी यूनिट क्या होती है पावर की, पावर की यूनिट होती है वॉट, ठीक है। वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर। 1 किलो वॉट में कितने वॉट होते हैं, 1000 वॉट्स होते हैं। तो ये न्यूमेरिकल में इस तरह के कन्वर्जन्स काम में आ सकते हैं, ठीक है। सो 1 किलो वॉट इज हैविंग 1000 watt. Okay. Now, इसी फॉर्मूले से कुछ और फॉर्मूलाज हम डिराइव करते हैं। अभी देखो, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वी नो दैट V इज इक्वल्स टू W बाय Q, है ना। यहां लिख देते हैं, बिकॉज V इज इक्वल्स टू W बाय Q, so implies W is equals to VQ, so W VQ हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना। अभी ये वाले W की जगह मैं यहां पे ये VQ रख दूं तो पावर का फॉर्मूला मुझे क्या मिलेगा, VQ बाय T मिला। बट वी नो दैट बिकॉज I इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, Q बाय T होता है इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहां देखो ये Q बाय T, इस Q बाय T की जगह मैं I रख देता हूं इधर, तो मुझे फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, है ना। अब यहां से मैं ऊपर लिख रहा हूं, सो P विल बिकम V और Q बाय T क्या है, I, सो VI। ये मुझे एक और फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। अभी इस फॉर्मूला से, क्योंकि पावर की यूनिट वॉट होती है, तो 1 वॉट को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, तो 1 वॉट इज इक्वल्स टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, है ना। सो किसी भी सर्किट में पावर का कंजप्शन 1 वॉट होगा अगर उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और उसमें उसके अक्रॉस द एंड्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट है, तो उस सर्किट में पावर का कंजप्शन कितना होगा, 1 वॉट। ओके, so 1 watt is the power consumed by a circuit when 1 ampere of current flowing through it and the electric potential difference across the ends is 1 volt, then 1 watt of power will be consumed, right। अच्छा, तो अभी देखो ये 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं। अभी हम इसके और फॉर्मूलाज निकाल सकते हैं, तो फॉर्मूलाज को रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको अगर पुराने कंसेप्ट क्लियर है, पुराने फॉर्मूलाज पता हैं, तो अभी रटना नहीं। अभी यहां पे हम ओम्स लॉ लगा देते हैं, ठीक है। फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो दैट V इज इक्वल्स टू IR होता है। तो इस V की जगह मैं IR अगर रख दूं इस फॉर्मूले में, तो पावर क्या मिल जाएगा मुझे, V की जगह IR रख दिया तो I स्क्वायर R हो गया, ये मुझे एक और फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। बट V इज इक्वल्स टू IR, अभी इस फॉर्मूले से, ओम्स लॉ से I की वैल्यू कितनी है, V अपॉन R। तो ये इक्वेशन 2 में I की जगह में V अपॉन R अगर रख दूं
तो इस बार फॉर्मूला मुझे क्या मिलेगा, आई की जगह वी बाय आर रखा है मैंने, तो वी स्क्वायर अपॉन आर, ये एक और फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, तो ऐसे भाई फॉर्मूले हमें रटने नहीं है, कितने फॉर्मूले हम रटेंगे। ठीक है, सो ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए हमें, तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, और रेट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की निकालनी है तो टाइम से डिवाइड करना है, तो डब्ल्यू अपॉन टी, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है ना। बाकी इन फॉर्मूलाज में अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन की जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम ओम्स लॉ लगा सकते हैं, और ये दोनों फॉर्मूला और मिल जाते हैं हमें। ठीक है, ओके। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है हमें पता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी is the product of power and time. Electrical energy, or simply you can write energy represented by E, is the product of power and time. So E is equals to P into T. ओके, तो ये एक फॉर्मूला हो गया आपके पास, बिकॉज वी नो दैट P इज इक्वल्स टू वी आई होता है, तो P की जगह वी आई रख सकते हैं हम, तो E क्या मिल जाएगा, वी आई टी, ये भी एक फॉर्मूला मिल गया आपको, वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम, है ना। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या होगी, पावर की इंटू यूनिट इंटू टाइम की यूनिट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अभी पावर की यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, पावर की यूनिट इंटू टाइम की यूनिट, यानी वॉट इंटू सेकेंड, WS, है ना। और वॉट इंटू सेकेंड को ही हम बोलते हैं जूल। So you can say the unit of electrical energy is joules, or you can say watt into second. ठीक है, तो जूल एक यूनिट है। अब ये एक स्मॉलर यूनिट है, अगर हमें हायर यूनिट चाहिए इलेक्ट्रिसिटी की, तो वॉट की जगह हम किलो वॉट रख देते हैं, और सेकंड की जगह आर रख देते हैं, यानी पावर की हायर यूनिट रख दी किलो वॉट, और टाइम की हायर यूनिट रख दी हमने आर। तो जूल के साथ साथ किलो वॉट आवर भी एनर्जी की यूनिट है, और ये जो किलो वॉट आवर है ना, ये कमर्शियल यूनिट है, कमर्शियल यूनिट, है ना। सो कमर्शियल यूनिट का मतलब जो घर पे हमारे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो किलोवाट आवर्स में आता है। ठीक है, तो कमर्शियली बड़ी यूनिट यूज होती है, जूल यूज नहीं होता है, किलोवाट आवर यूज होता है। ठीक है, तो अभी दोनों ही सेम फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स हैं, जूल और किलोवाट आवर, तो इन दोनों के बीच में भी कुछ रिलेशन होना चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल मीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, है ना। Similarly, centimeter is also the unit of distance. तो अभी दोनों में रिलेशनशिप है ना, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर 2 सेंटीमीटर, तो मीटर और सेंटीमीटर में रिलेशन हो गया। सिमिलरली यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की यूनिट जूल भी होती है और किलोवाट आवर भी होती है, तो इन दोनों के बीच में भी रिलेशन होगा ना। चलो निकालते हैं। 1 किलोवाट आवर को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 किलोवाट को मैं लिख सकता हूं 1000 वॉट, इनटू आवर को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 36000 सेकेंड्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, है ना। सो 1 kWh इज इक्वल्स टू 3600 इंटू 1000 वॉट इंटू सेकेंड। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली, so implies
1 kWh इज इक्वल्स टू 36 इंटू 10⁵ ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको, है ना, 5 जीरोस हैं इसलिए। वॉट इंटू सेकेंड, अभी ये वॉट इंटू सेकेंड क्या है, जूल है, ठीक है। तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, 1 kWh इज इक्वल्स टू 36 इंटू 10⁵ जूल। सेम है ये दोनों, ठीक है। वॉट सेकेंड की जगह जूल्स रख दिया आपने। तो ये एक रिलेशन हमें मिला। बट अगर आप बुक्स में देखोगे तो बुक्स में 10⁵ ना रख के 10⁵ रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ मुझे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसी इक्वेशन को, ये भी सही है, ये भी लिख सकते हो आप, बट इसी इक्वेशन को मैं और क्या लिख सकता हूँ, 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। एक ही बात है, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे 10 से डिवाइड कर दिया है। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन kWh एंड जूल्स, है ना। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन न्यूमेरिकल्स में काम आती है। यस, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी कंडक्टर में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, यानी करंट जब पास करते हैं, तो वो हीट अप हो जाता है। मान लो कि ये कोई मेटल है या कोई भी अलॉय है, ठीक है, इसमें से करंट हम पास कर रहे हैं। तो करंट पास करने की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होने की वजह से ये वायर हीट अप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल यूजेस हम करते हैं डेली लाइफ में, ठीक है। इलेक्ट्रिक टोस्टर, ब्रेड डालते हैं, थोड़ी देर के बाद टोस्ट बाहर आता है ना। ब्रेड जो है वो ग्रिल हो जाता है, इलेक्ट्रिक ग्रिलर भी आता है, ठीक है। तो उसमें हो क्या रहा है, अंदर जो ग्रिल लगी हुई है वो कंडक्टिंग है। तो जब उसमें करंट पास होता है, इलेक्ट्रिसिटी हम उसको देते हैं, तो वो हीट अप हो जाता है और उस हीट की वजह से ब्रेड जो है वो कुक हो जाता है। So this is the practical application of heating effect of electric current. Electric oven, ठीक है, then electric geyser, है ना, या वो पानी गर्म करने की रॉड जो हम यूज़ करते हैं, है ना, कंटेनर में उस रॉड को डालते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं, करंट फ्लो होता है, रॉड हीट अप हो जाता है बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, है ना। सो इन शॉर्ट, किसी भी कंडक्टर या रजिस्टर में जब भी हम करंट पास करते हैं तो वो हीट अप हो जाता है, उसे हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हैं जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, ये हमें कैसे पता चलेगा। जैसे आप मार्केट से इलेक्ट्रिक टोस्टर लेके आए तो उसके ऊपर लिखा होता है कि ब्रेड को इतनी देर के लिए इसके अंदर रखना है, फिर बंद कर देना है। तो उनको पता कैसे चलता है कि इतनी देर के लिए रखना है, ठीक है ना। उन्होंने वो टेस्ट किया हुआ है कि इतनी देर में ब्रेड कुक हो जाता है और ब्रेड की कुकिंग के लिए इतनी हीट चाहिए। तो उन्होंने हीट को कैलकुलेट किया होगा ना कि इतना करंट पास करते हैं तो इतनी हीट प्रोड्यूस होती है। तो वो हम कैसे पता लगाएंगे कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, है ना। तो इसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन है, एक लॉ है ना, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, तो जो साइंटिस्ट जूल थे उन्होंने अपना एक लॉ दिया कि करंट पास करेंगे जब कंडक्टर में से तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, वो उन्होंने अपने लॉ में एक्सप्लेन करा। तो लॉ का स्टेटमेंट बताने से पहले मैं आपको वो एक्सप्रेशन उन्होंने कैसे डिराइव किया वो बता देता हूं, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे एनर्जी से। We know that energy is the product of power and time, ठीक है। अब इस P को, because we also know that P is equals to VI, है ना। तो इस सेकेंड इक्वेशन को 1 में यूज करते हैं, ठीक है। यूज 2 in 1, P की जगह मैं VI रख देता हूं। सो इम्प्लाइज E कितना हो जाएगा,
VIT, ठीक है। इसको थर्ड इक्वेशन दे देते हैं। अभी यहां पे मैं ओम्स लॉ भी लगा सकता हूं, ठीक है, बिकॉज, और यू कैन से फ्रॉम Ohm's law we know that V is equals to IR, ये होता है। इस V की जगह मैं IR रख दूं इस इक्वेशन में, तो E कितना हो जाएगा, I स्क्वायर RT, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जा रही है, हीट एनर्जी में। सो E को हम H से रिप्लेस कर सकते हैं, तो फॉर्मूला क्या मिला, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, वेयर H इज हीट एनर्जी। तो उस सर्किट में कितना हीट प्रोड्यूस होगा अगर हमें पता करना है, तो मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, I, कितना करंट हम उस सर्किट में पास कर रहे हैं, रेजिस्टेंस, उस कंडक्टर या उस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितने ओम है, एंड द टाइम, कितने टाइम के लिए हमने करंट पास किया। अगर ये तीनों वैल्यूज इस फॉर्मूले में मैं लगा दूंगा तो मुझे हीट एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी इस फॉर्मूला को पहले उन्होंने डिराइव किया और फिर जूल ने अपना स्टेटमेंट दिया विच इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अभी ये स्टेटमेंट क्या है, इस फॉर्मूले से हम स्टेटमेंट बना लेते हैं, ठीक है। द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। देखो करंट का स्क्वायर है, आई स्क्वायर है। हीट प्रोड्यूस इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट पासिंग थ्रू इट। द हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट और द कंडक्टर, एंड द हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट इज पास्ड। जितनी देर के लिए करंट पास हुआ है उस टाइम के प्रोपोर्शनल भी है। सो H प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर है, H प्रोपोर्शनल टू R है, H प्रोपोर्शनल टू T भी है। तो इन तीनों को क्लब करके एक ही स्टेटमेंट बना दो तो वो बन जाएगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। कैसे क्लब करके कैसे लिखेंगे हम स्टेटमेंट, the heat produced in a circuit is directly proportional to square of the current flowing through it, is directly proportional to resistance of the conductor, and is directly proportional to the time for which the current is passed. Okay, so this is known as Joule's law of heating. एग्जाम में इसका स्टेटमेंट भी पूछा जाता है और इसका एक्सप्रेशन भी डिराइव करने के लिए कहा जाता है। दिस इज द एक्सप्रेशन, और यू कैन से द फॉर्मूला, and this is the derivation, right? So ये आपके इस चैप्टर का थ्योरी जो है वो यहीं फिनिश हो जाती है, ठीक है। आगे कुछ वीडियोस में क्वेश्चंस के बनाऊंगा, सिर्फ उसमें हम क्वेश्चन आंसर्स ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।